हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेरा चैनल का नाम है अनुज यादव सर। तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, यदि उन्हें पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कल के बाद का आज मैं स्टार्ट करता हूं अपना अगला क्लास। कल के क्लास में आपको हम बताए थे फाउंडेशन। कल 2 क्लास आपका दिए थे, एक था फाउंडेशन का और दूसरा था वोकैबुलरी का। तो फाउंडेशन में आपको हम बताए थे क्या कि टाइम एंड टेंस स्टार्ट किए थे, और टाइम एंड टेंस में हम स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है उसके बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बताना चाहते हैं आपको हम क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट रूल आपको हम बताए थे, क्रेव, फाइंड, लॉन्ग, ईयर्न, इन सभी के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फॉर होता है और फॉर के बाद वर्ब हमेशा बिफोर होता है। चलिए आगे का रूल है। आगे का रूल जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या है पहले ये समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसमें इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो सबसे पहले देखिए कि हमने सिंपल प्रेजेंट में ही कंडीशनल क्यों पढ़ाना शुरू किया। तो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाने का कारण ये है कि इसमें टेंस से ही रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड पूरे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 3 रूल होते हैं। ठीक है, 3 रूल होते हैं। इन तीनों रूल में से सबसे पहला रूल आपको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा रूल पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस में, और तीसरा रूल पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट आपको हम बताएंगे आज। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट के पहले आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। देखिए हम जो भी बोलते हैं उसको सुनिए, दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि वैसा सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाया जाता है उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कंडीशन, कंडीशन का मतलब ही होता है शर्त, यानी वैसा सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाया जाए उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मौजूद होते हैं जिनकी संख्या पूरे ग्रामर में 9 होती है। कौन कौन सा है कंडीशनल वर्ड? इफ, अनलेस, until, in case, as soon as, so long as, if, unless, until, in case, as soon as, so long as, when, before और आफ्टर। ये 9 कंडीशनल वर्ड्स होते हैं और ये 9 कंडीशनल वर्ड में से किसी का भी यूज यदि किसी सेंटेंस में हो जाए तो वह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है तो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी सेंटेंस में इन 9 कंडीशनल वर्ड में से किसी का भी यूज कर दिया गया हो तो इनके द्वारा हमेशा 2 प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है, 2 प्रकार का सेंटेंस जुड़ा होता है, जिसमें से कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का सटा हुआ क्लाउज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और उसी से सटा दूसरा क्लाउज हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा कि कंडीशनल वर्ड प्लस
सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको कल ही मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर का ये दिया हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर आपका यही होता है कि कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसी से सटा दूसरा क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को यहाँ पर बताते हैं हम क्या कि कैसे इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें दो तरीके से पूछा जाता है, तीसरा तरीका कभी भी नहीं है। तो कैसे पूछा जाता है और प्रॉब्लम हमेशा एक ही जगह पर देता है। देखिए इसको यदि हम घुमाकर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, क्या कि सिंपल फ्यूचर टेंस को यदि हम सेंटेंस के शुरू में कर दें तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बीच में हमारा आ जाएगा कंडीशनल वर्ड और उसके बाद हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। जैसे पहला है क्या, इफ यू विल कम हियर I shall help you. If you will come here, I shall help you. इसको यदि हम तीन पार्ट में बांट दें तो लास्ट वाला पार्ट हमारा नो एरर होगा। तो यहां से यहां तक A पार्ट हो गया, ये B पार्ट हो गया, ये C पार्ट हो गया और ये D नो एरर हो गया। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहां पर जो विल दिया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इफ हमारा कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के बाद सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल प्रेजेंट में कभी भी विल का यूज नहीं होता है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ V1 यहां पर दिया हुआ है, यू के साथ ये भी ठीक है, और यहां पर देखिए आई शैल हेल्प यू, ये भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं एग्जांपल। When you will find out any solution to this problem, you will able to finalize this प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हेन यू विल फाइंड आउट, ये ऑप्शन हो गया एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया यू विल एबल टू फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट, तो तुम इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने में सक्षम हो जाओगे यदि तुम किसी प्रकार का समाधान इस समस्या का निकाल लेते हो। तो यहां पर देखना है क्या कि कंडीशनल वर्ड हमारा यहां पर दिया हुआ है व्हेन, और व्हेन के बाद कभी भी विल का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को यदि हम घुमा के लिखना चाहें आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हियर, तो भी ये हमारा सही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखो ये तो हमारा डिटेल्स हो गया कंडीशनल सेंटेंस के पहला स्ट्रक्चर का, लेकिन याद रखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बनाना हो तो एक ही बात को ध्यान में रखिए, क्या है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड का यूज किया गया हो तो उसी से सटा दूसरा क्लाउज, उसी से सटा हुआ जो क्लाउज है उसमें कभी भी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड,
शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इफ के साथ विल लगा था जिसको मैंने क्या किया, विल को हटाया। व्हेन के साथ भी विल लगा था जिसको मैंने हटाया। यानी कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का सटा हुआ क्लाउज में कभी भी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का यूज नहीं किया जाता है। अब तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हुआ जो आपको हमने बताया कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद के सटे क्लाउज में शैल, विल, कैन, कुड जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिए आप। चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरे स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको हम सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ाएंगे। चलिए, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में चलते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहले आप ये समझिए कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो जारी है, ठीक है। जो काम जारी रहे उसको हम कंटीन्यूअस में रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, इसका एग्जांपल हम देने के लिए बोल सकते हैं क्या कि वैसे काम जो बोलने या सुनने के दौरान जारी हो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वैसे काम जो बोलने या सुनने के दौरान जारी हो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे हम क्या बोले कि वैसे काम जो बोलने या कहने या सुनने के दौरान जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे मेरा भाई पढ़ रहा है, यदि मैं ये बात बोल रहा हूं तो कोई सुन भी रहा होगा और ये काम मेरा जारी भी है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तो माय ब्रदर इज रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है। तो चलिए, तो बेसिक चीज हो गया। अब चलते हैं इसके रूल में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला हम देते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है जो समझिएगा कि आप लोग को मालूम है कि बेसिक रूल है ये कि ग्रामर का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टू प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो बताइए कि वह मेन वर्ब V1 होता है कि V4 होता है। तो जाहिर सी बात है टू के बाद वर्ब हमेशा V1 होता है और टू को छोड़कर शेष किसी भी प्रीपोजिशन की बात करें, अदर प्रीपोजिशन, और उसके बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा V4 होता है। यानी कि ये ग्रामर का यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठाइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं उतार लीजिए इस चीज को कि टू प्रीपोजिशन के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 होता है और टू को छोड़कर शेष किसी भी प्रीपोजिशन की बात करें तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए, अब इसी का अपवाद है। अपवाद क्या है, क्या सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा V1 होता है और बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब V4 होता है। लेकिन ग्रामर में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जिनके अंत में टू लगा होता है और उस टू के बाद आने वाला वर्ब जो है वो कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। तो ये एक्सेप्शन है,
अपवाद है इस रूल का। तो यहीं पर रूल देखिएगा क्या है कि कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसके अंत में टू लगा होता है और उसके बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। ये देखने की चीज है। चलिए, तो कौन कौन से प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं? तो होता है क्या, देखिए, लुक फॉरवर्ड टू with a view to, addicted to, सब उतारते जाइएगा, habituated to, used to, accustomed to, टेक टू, और भी होते हैं, गिवन टू, रिलेटेड टू, प्रीफर टू। इन सब के बाद आने वाला मेन वर्ब V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। ठीक है, जिसमें से यदि हिंदी देखा जाए तो ये फ्रेज होता है, सारा फ्रेज ही है। तो इसका होता है की आशा में रहना, की आशा में। एडिक्टेड टू से लेकर लुक फॉरवर्ड टू का होता है की आशा में रहना, लुक फॉरवर्ड टू की आशा में रहना। विथ ए व्यू टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से। एडिक्टेड टू से लेकर के अकस्टम्ड टू का हिंदी होता है अभ्यस्त या आदि, मतलब किसी चीज का आदत होना। टेक टू ग्रहण करना, गिवन टू प्रदान करना, रिलेटेड टू संबंधित करना और प्रीफर टू पसंद करना। तो ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनके अंत में टू लगा है और उस टू के बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होगा बल्कि V4 होगा। तो ये अपवाद है और इसके अलावे भी और होते हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में उसी की चर्चा मैंने किया है। ठीक है, तो इतना से ज्यादा कभी भी एग्जाम में किसी दूसरा से नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इतने से ही पूछेगा। इसलिए इन सारे कॉपी में उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और इससे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा 2-4 ठो, जिससे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू, accustomed to, take to, given to, related to, prefer to। ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनके अंत में टू लगा है और उस टू के बाद वर्ब V1 नहीं होगा बल्कि V4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे एग्जांपल देखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए इसमें कुछ। इसका एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा कि देखने में लगेगा कि टू के बाद V1 ही होना चाहिए, लेकिन होता है नहीं बल्कि होता है V4। तो जैसे एग्जांपल देखिए कि माय फादर looks forward to start this work। मेरे पिताजी इस काम को शुरू करने की आशा में रहते हैं। इसको यदि हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, टू छूट गया, 3 पार्ट में बांट देते हैं तो आपका आंसर यहाँ होगा कौन सा? ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। नो इधर। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा बल्कि स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दे हैव कम हियर विथ अ
with a view to solve this dispute। dispute मतलब होता है झगड़ा। they have come here, वे लोग यहाँ आ चुके हैं with a view to, के उद्देश्य से, क्या उद्देश्य से? solve this dispute, इस झगड़े को सॉल्व करने के उद्देश्य से। यहां से यहां तक हमारा ए पार्ट हो गया, ये हो गया बी पार्ट, यहां से यहां तक सी पार्ट, और ये हो गया नो एरर डी। आंसर आपका यहां पर होगा सी। क्यों? क्योंकि बी थे व्यू टू के बाद भर V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है, तो सॉल्व की जगह पर होगा सॉल्विंग। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरे जगह पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला रूल, रूल नंबर 2 उतार लीजिए इसको। रूल नंबर 2 देखा जाए अब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2। दूसरे रूल में क्या है, आप लोग को हम कल बताए थे स्टैटिक वर्ब कुछ ऐसा होता है, फिर स्टैटिक वर्ब के बाद डायनेमिक वर्ब के बारे में बताएंगे। तो इन लोगों का क्या क्वालिटी है उसी से रिलेटेड ये रूल है। क्या है जो सुनिएगा कि ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें डायनेमिक वर्ब बोला जाता है, और स्टैटिक वर्ब वाले देखते हैं। ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब बोला जाता है, और कभी भी इन सभी स्टैटिक वर्ब का यूज किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, और जिस कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रॉब्लम दिया गया हो हमेशा उससे एक टेंस पीछे चले जाते हैं, तब जाकर वह सेंटेंस सही होता है। मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम दिया रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो भी तो कंटिन्यूअस है क्योंकि उसके साथ V4 लगता है, और उस सेंटेंस को यदि सुधारना है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हटा करके एक टेंस पीछे आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब बोला जाता है, और किसी भी स्टैटिक वर्ब का यूज किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, और जिस किसी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज किया गया हो हमेशा उससे एक टेंस पीछे चले जाते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो कौन कौन से स्टैटिक वर्ब होते हैं ये ध्यान देना है कि देखिए, वैसे वर्ब जो हमारी इंद्रियों से हो, जैसे महसूस करना का होता है फील, फील के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। लव, ठीक है, जो फीलिंग को दर्शाए। हेट, फिर उसके बाद हम देते हैं बिलीव, फिर देते हैं थिंक, फिर देते हैं बिलीव, थिंक, नो, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर भी इसमें दे सकते हैं, रिजेंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रीफर मतलब पसंद करना, रिजेंबल का मतलब होता है क्या, एक जैसा दिखना। ठीक है, तो फील, लव, हेट, बिलीव, थिंक, नो, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर, रिजेंबल। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं, लेकिन इन सभी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको हमने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यूज कभी भी किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, और कभी भी किसी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज हुआ रहे तो उसे सुधारने के लिए हमेशा एक टेंस पीछे चले जाते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। चलिए पास्ट में ही लेते हैं, यदि सेंटेंस इनका यूज पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसे सुधारने के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन कौन से ऐसे कैसे सेंटेंस क्या बनेगा वो भी देखना है, पहले इनको उतार लीजिएगा। फील महसूस करना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, बिलीव विश्वास करना, थिंक सोचना, नो जानना, लाइक पसंद करना,
डिसलाइक नापसंद करना, प्रीफर पसंद करना, ठीक है, रिजेंबल एक जैसा दिखना, और भी दे सकते हैं सीम, गेट, बिकम, ठीक है, अपीयर भी दे सकते हैं इसमें, अपीयर, सी, नोटिस, ठीक है, सबको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम बनवाते हैं तो जाकर क्लियर होगा ये। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल देते हैं किसी कंटिन्यूअस टेंस में उठा लेते हैं वर्ड को, जैसे आई have been knowing you for 10 years। मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं। यहां पर देखना क्या है कि 10 वर्षों से जानता हूं का क्या कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years, मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखना है कि इसमें वर्ब जो दिया हुआ है नो, और नो क्या स्टैटिक वर्ब है कि नहीं है। यदि स्टैटिक वर्ब है तो इसका यूज कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो ये दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे यहीं पर ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये सी लास्ट में नो है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, आई हैव बीन नोइंग यू, हैव बीन प्लस बिफोर जो दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर बीन सबसे पहले हटेगा, और बीन हटेगा तो हैव के साथ V3 होगा, तो नोइंग नहीं होगा बल्कि होगा नोन, NOWN, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा, वी नो दैट the children are liking आइसक्रीम। हम लोग जानते हैं कि बच्चे आइसक्रीम ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा स्टैटिक वर्ब है, तो यहाँ स्टैटिक वर्ब है लाइकिंग। ये कौन से टेंस में प्रॉब्लम दिया गया है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर, यानी यहाँ पर ये दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। तो यहाँ से आर को, चलिए इसको यहाँ तक ही रख दीजिए, यहाँ से आर को हटाएंगे और लाइकिंग की जगह पर चूंकि चिल्ड्रेन है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यानी कि लाइक देंगे, ठीक है। चलिए इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार 2-3 बार पूछा हुआ है, वही हम देते हैं। चलिए देखा जाए क्या है। चलिए इसका क्वेश्चन जो दे रहे हैं क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इट इज appearing to me that you are plotting against your friends। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तुम अपने दोस्तों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। प्लॉट अगेंस्ट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है, षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स।
तो यहाँ इसको यदि 3 पार्ट में बांटते हैं, ए, यहाँ से बी, ये सी और लास्ट में नो एरर, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर कौन सा, ए, क्योंकि अपीयर जो है एक प्रकार का क्या है, स्टैटिक वर्ब है जिसका यूज कंटीन्यूअस में नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इज अपीयरिंग को हटाकर यहाँ कर देंगे क्या, अपीयर।